यार थोड़ी बहुत आ रहा है, इसका समझ ही नहीं आ रहा है कैसे लें, तो फिर उसको कैसे पूरा किया? सर डेफिनेटली किसी डेफिनेटली किसी भी, अगर हम बात करते हैं किसी भी कैंडिडेट की, तो हर किसी को 20 क्वेश्चंस पूरे नहीं आते होते। ऑन द मोस्ट करीब आपके पास 14-15 क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे, और उनमें भी कुछ मतलब वेरियस डिग्रीज होती है, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं। उनमें जितना भी आता है सर वो लिख देना चाहिए, रादर देन कि, क्योंकि वो बेटर रहता है सर अगर आपको 1-2 मार्क्स भी मिलेंगे रादर देन कोई भी मार्क्स ना मिले, क्योंकि कई बार 1-2 मार्क्स भी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो मैम जैसे कि आपका भी एक स्कोर कार्ड आया होगा, तो उसमें क्या स्कोर रहा जीएस में और बाकी? मेरे 837 मार्क्स थे सर इन रिटर्न टेस्ट, और पर्सनालिटी टेस्ट में 205 मार्क्स थे। रिटर्न में अगर मैं बात करती हूँ ऐसे की, तो 132 मार्क्स थे, और जो ऑप्शनल था वहाँ पे 297 मार्क्स थे, और रेस्ट जीएस के थे। मैम वन ऑफ द हाई स्कोर जो आए हैं आपके, अगर मैं देखूँ इंटरव्यू में 205 मार्क्स का भी स्कोरिंग होता है, तो आप जब इंटरव्यू देने गए थे आपको कभी एंजाइटी नहीं लग रही थी कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ, या फिर मैं उस तरीके से इंगेजिंग नहीं बोल रही हूँ? सर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, क्योंकि वो उस हॉल का प्रेशर ही वैसा होता है। बट अल्टीमेटली मैंने थोड़ा कामली ही बोला, और आई थिंक वही कामनेस मेरे फेवर में गई। राइट, सो मैम क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे ऐसे कुछ? मुझे डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा मैम, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? सर इंटरव्यू मेरा करीब 30 मिनट्स का था, और डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट इशू था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर का क्या है, एप्पल्स के बारे में बोला गया था, वहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया, कुछ करंट अफेयर्स को भी कवर किया गया, और मेरे ऑप्शनल से भी बातें की गई। हो गया, और आपका पर्सनल कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया? नहीं सर, बस यही सब चीज़ें थी। राइट, सो आपके ऑप्शनल के बारे में बताइए मैम। आपने अभी मुझे बताया था कि आपने ऑप्शनल जो ग्रेजुएशन है वो नहीं रखा, फिर आपने बॉटनी या जूलॉजी ऐसा कुछ? हाँ, जूलॉजी। सर मैंने जोलॉजी को अपना ऑप्शनल लिया था, और उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि मेरे पास जोलॉजी का स्टडी मटेरियल बहुत अवेलेबल था ऑनलाइन, अगर हम बात करते हैं। और इसके साथ सर मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था, और मुझे लगा कि मैं इस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाऊँगी, इसलिए मैंने जोलॉजी का ऑप्शनल लिया था। ओके, अच्छा टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे? सर जबकि मेरा यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ मास्टर्स भी चल रहा था, तो मैं फुल फ्लेज्ड यूपीएससी को प्रिपेयर नहीं कर रही थी। ऑन एन एवरेज अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की बात की जाए, तो इसके लिए मैं 6 to 7 आवर्स डेली दिया करती थी। डेली 6 to 7, और अपना कॉलेज का अलग? अलग से। ओके, रिवीजन का क्या साइकिल बनाया था मैम आपने? सर मेरे को लगता है कि जितना हमें नया पढ़ना चाहिए उतना ही रिवाइज भी करना चाहिए, और इसके लिए मैं यूजुअली क्या करती थी कि वीकली प्लान्स होते थे कि इतना इतना रिवाइज करना ही है, और उस हिसाब से मैं करती थी रिविजन। राइट, अब मैम क्या आप सजेशन देना चाहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर टिप्स देना चाहोगे जो कि सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करते हैं, तो कैसे करें इनिशियली? मैं उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझें, और आप पेपर को समझें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें पता भी नहीं था कि पेपर 3 स्टेज का होता है। तो सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आप समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। इसके साथ मैं कहूँगी कि जैसे कुछ एनसीईआरटीज़ आप पढ़ लीजिए 6 to 10 की, और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी आप पढ़ें। ओके, एनसीईआरटी में 6 से 12 सारी पढ़ें या फिर कुछ सिलेक्टेड पढ़ें? सर नहीं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप साइंस की एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं। बाकी जो सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की होती है, या फिर 9th-10th की इकोनॉमिक्स की होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, और मैम जो स्टैंडर्ड बुक्स बता रहे हो, तो कौन कौन से बुक्स आपने रेफ़र करें, या फिर आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहोगे कि ये पढ़ना चाहिए? सर जैसे हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा सर का बुक है, सतीश चंद्र सर का बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर का बुक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर का बुक है, या फिर ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर का बुक है। तो इन बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। ओके मैम, और ऑप्शनल आपकी सफलता में आपको क्या लगता है कितना बड़ा रोल प्ले किया? सर डेफिनेटली मेरे ऑप्शनल में 297 मार्क्स है, और मुझे लगता है कि ऑप्शनल एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको लिस्ट में कहाँ पे है वो चीज़ डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑप्शनल में मैंने अपने ग्रेजुएशन के मटेरियल को इस्तेमाल किया था, और इसके साथ कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जैसे स्टडी स्कोर हो गया या ISology.com हो गया, उनका मटेरियल भी इस्तेमाल किया था। ओके, सो मैम इन लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको ये बात कहूँगी कि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, उसके साथ आपको पेशेंस और डेडिकेशन देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ये सब चीज़ें डिमांड करता है। और अपने पर भी फेथ रखिए, और जिसको भी आप फॉलो करते हैं अपने ऑलमाइटी पर भी फेथ रखिए। इसके साथ मैं आपको भी थैंक्स करना चाहूँगी, अपना प्रीशियस टाइम यहाँ हैं? राइट, जी मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने
ओके, जैसे कि मैम आपने बताया आप पुंछ एरिया से आते हैं, जम्मू कश्मीर के, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब एरिया भी रहता है। तो मैम ऐसे एरिया में रहकर आप तैयारी करें और अपने आप को मोटिवेट करा, और वो भी सेल्फ स्टडी से, कैसे पॉसिबल हो पाए? डेफ़िनेटली हमारा एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और दिन प्रतिदिन बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी प्रिपरेशन के दौरान आई। जैसे हमें मटेरियल की प्रॉब्लम आती राइट थी मैम। और वो हमें जम्मू से एसेस करना पड़ता था। सिमिलरली न्यूज़पेपर्स का तो कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे 2-3 दिन तक। द हिंदू तीसरे दिन ही हमारे पास पहुंचा था। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बट मैं कहूँगी कि उन प्रॉब्लम्स के डिस्पाइट अगर किसी चीज़ ने हमारी हेल्प की तो वो इंटरनेट की रेवोल्यूशन है, क्योंकि उससे हमारे डोर स्टेप पे आज हर चीज़ अवेलेबल है। राइट मैम। मैम कहीं ना कहीं इंटरनेट भी बीच में बंद रहा, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बना हुआ आपको? हाँ, डेफिनेटली जब 2019 के बाद करीब 5-6 महीने इंटरनेट की सस्पेंशन रही तो बहुत प्रॉब्लम हुई और स्टडी में बहुत ज़्यादा उसके कारण फ़र्क भी पड़ा था। राइट। तो मैम आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि स्टूडेंट डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें, और सभी का सपना होता है एटलीस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में। हर कोई सोचता है, चाहे वो कोचिंग भी कर रहा हो, आप बिना कोचिंग के किया तो ये तो डेफिनेटली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी सबके लिए कि अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, सबसे पहले आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस आई कैन डू दिस इन दिस वेरी अटेम्प्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे छोटी लगती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप जितने भी आपकी एनसीईआरटी से जिनको आपने पढ़ा, आप उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें और उसके साथ स्टैंडर्ड बुक्स को भी आप रिवाइज कर लें। और करंट अफेयर्स तो वो तो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपको भूल रही हैं, आप उसके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बना लें और उनको जितना ज़्यादा रिवाइज करें। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट रिवीजन। और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी फिर। ओके, तो मॉक टेस्ट वगैरह भी आपने लगाए? नहीं सर, प्रीलिम्स के लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया था। मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। ओके, जैसे मैम पूरा आपने प्रीलिम्स का जो सिलेबस था या फिर मेंस का था पढ़ लिया, जब आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी का अटेम्प्ट किया तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में कितना मार्क्स आ रहा था आपको, आप जब चेक कर रहे होंगे खुद से? डेफिनेटली जब शुरू में इंसान करता है तो मार्क्स 70s के रेंज में ही होते हैं और वो ग्रेजुअली आपको पता चलता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के बीच में से ही हिंट मिलती है कई बार। जी। हाँ जी। ओके, जैसे सी सेट है मैम, सी सेट को जनरली लोग लाइटली ले लेते हैं। हालांकि कल पेपर जो हुआ उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। सी सेट अब इस तरीके से नेचर उसका ही बदल गया, जैसे कि जीएस का बदल गया। सी सेट डेफिनेटली एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट, रोल होता है। हाँ। और मैं ये कहूँगी कि जबकि हम इतने बड़े पेपर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो हमें इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं मार्केट में, जिस तरीके से RS अग्रवाल सर की बुक होती है जो कि बहुत से बच्चे पढ़ते भी हैं। हमें उस बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लेना चाहिए। 4-5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स जब आप देखेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आप सी सेट में क्वालिफाइंग मार्क्स ले सकते हैं और ग्रेजुअली फिर आपका वो स्किल इम्प्रूव होगा। राइट। मैम जैसे कि अभी आपसे हम बात कर रहे हैं और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते होंगे, क्लास में टॉपर्स रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में। तो आप ऐसा रहे हैं, कैसे रहे? हाँ, कह सकते हैं अमंग द टॉपर्स। बट मैं साथ में ये भी कहूँगी कि ये एग्ज़ाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। किसी भी मोमेंट पे क्या हो जाए हमें नहीं पता होता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ तो है, बट रिजल्ट के एक दिन पहले जो टेंशन होती है ना, वो भी बहुत बुरी होती है। ओके, और जैसे मैम आपने अभी स्टार्टिंग में ही बताया प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करते थे, तो क्या इंटीग्रेशन का आपका क्या रहता था? इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जब हमने शुरू करनी है प्रिपरेशन तो हमने ये नहीं सोचना कि हमने खाली प्रीलिम्स देना, बल्कि हमने ये भी सोचना है कि हमें मेंस देना है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रीलिम्स ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है जबकि मेंस डिस्क्रिप्टिव है। Right. तो हमें जब प्रिपेयर करना है हमने यही नहीं सोचना कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो, हमें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच लेनी है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव निकल जाता है, ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव नहीं निकलता है। मेरा ये मतलब है डिस्क्रिप्टिव से। ओके, सो मैम अभी आप बता रहे थे कि 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड शिफ्ट हो जाते थे, तो उन 2 महीनों में क्या करते थे? जितना पढ़ा है उसको सिर्फ रिवीजन या फिर नया कुछ पढ़ने का? और जैसे कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले पूरा करंट अफेयर्स भी देखना पड़ता है कि 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स देखें, तभी PT 365 भी आते हैं और भी तमाम चीज़ें हैं जी। हाँ जी सर, वो जो दो महीने होते हैं ना वो बहुत क्रूशियल होते हैं। उसमें एक तो जैसे आपने बताया कि PT मटेरियल को पढ़ा जा सकता है क्योंकि वो उसी समय आता है मार्केट में, और उसके साथ साथ आपने जितना भी पढ़ा ना उसकी क्रिस्प समरी बना लीजिए और वो पढ़िए, क्योंकि अब प्रीलिम्स के 1 दिन 2 दिन पहले बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ने का टाइम नहीं होता।
एरिया से आते हैं, जम्मू कश्मीर के, जो कि काफ़ी डिस्टर्ब एरिया भी रहता है। तो मैम ऐसे एरिया में रहकर आप तैयारी करें और अपने आप को मोटिवेट करा, और वो भी सेल्फ स्टडी से, कैसे पॉसिबल हो पाए? डेफिनेटली हमारा एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और दिन प्रतिदिन बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। तो मैम आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि स्टूडेंट डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें, और सभी का सपना होता है एटलीस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में। हर कोई सोचता है, चाहे वो कोचिंग भी कर रहा हो, आप बिना कोचिंग के किया तो ये तो डेफिनेटली मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बात है, और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार होते होंगे, क्लास में टॉपर्स रहे होंगे स्कूल कॉलेजेस में। अच्छा मैम, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? सर इंटरव्यू मेरा करीब 30 मिनट्स का था और डिफरेंट एरिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो डेफिनेटली सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट इशू था। मैं उनको यही कहूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझें और अब पेपर को समझें, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमें पता भी नहीं था कि पेपर 3 स्टेज का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। और सभी हमारे साथ हैं प्रसन्नजीत कौर मैम, जिनका 11 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। मैम का ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मैम हम सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में 11 रैंक लाना, इसके अलावा बिना कोचिंग की हेल्प लिए, और तो और मैम ऐसे दिल्ली जैसे शहर में भी नहीं रहें, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन वगैरह आपको करना है तो दिल्ली जैसे शहर में आकर ही तैयारी की जा सकती है, यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो मैम ने जम्मू कश्मीर में रहकर तैयारी करी है, तो मैम से हम ये भी जानेंगे। साथ ही साथ मैम ने ऑप्शनल भी जो इनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री में हुआ है, लेकिन ऑप्शनल जूलॉजी रखा, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो केमिस्ट्री में हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैम से आज हम बात करेंगे, मैम की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैम सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह बताइए। सर मेरा नाम प्रसन्नजीत कौर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कौन से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर की। मेरी स्कूलिंग मेरी होम डिस्ट्रिक्ट से है। मेरी ग्रेजुएशन जीडीसी कौन से 2020 में कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से केमिस्ट्री में 2022 में कंप्लीट हुआ था, और दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एट यूपीएससी। ओके मैम, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये सिलेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली काफ़ी इंस्पायरिंग, या फिर हमें समझ नहीं आता कि लिटरली हमारा सिलेक्शन है, लिस्ट में आ गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जब पता चला था तब तो विश्वास भी नहीं हो रहा था, बट स्लोली एंड स्लोली वो सिंक इन हो रहा है कि अब सिलेक्शन हो। हाँ, अब हो रहा है, राइट। ओके मैम, जब आप इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए थे तो कैसे मोटिवेशन आया था, या फिर कहाँ से आइडिया लगा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने? मैं एक स्कूल में थी 9th स्टैंडर्ड में, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट रोल ऑफ अ डिप्टी कमिश्नर इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई थी, और तब मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। इस तरीके से मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ इंटरेस्ट बना। राइट मैम। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी, तो ये जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह आपने करा है तो कब करा था, और फिर कब से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी थी? ग्रेजुएशन मेरी 2020 में कंप्लीट हुई थी, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुई थी। ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन थी, मैंने लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन 2019 में स्टार्ट की थी, तो मतलब कुल मिला के 3-3.5 साल हो गए। हाँ, 3-3.5 साल करीब आपको हो गए हैं। तो मैम आपने जब प्रीलिम्स के लिए सोचा होगा या फिर मेंस के लिए सोचा होगा, तो ये सब कहते हैं प्रीलिम्स मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहिए, या फिर सिविल सर्विसेज की कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये आइडिया फिर कैसे सोचा, या फिर यूट्यूब की हेल्प ली या फिर किसी की हेल्प ली? डेफिनेटली मेरे पास जबकि कोई मेंटर नहीं था, तो मैंने इंटरनेट का और यूट्यूब का बहुत ज़्यादा हेल्प लिया। वहाँ पे प्रीवियस ईयर टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को देखा, और जैसे सब कह रहे थे कि प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होता है, तो मैंने भी उसी इंटीग्रेटेड मैनर में ही अपनी प्रिपरेशन की। और उसके बाद जैसे प्रीलिम्स को 2 महीने रहते थे, तब पूरी की पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के ऊपर ही मतलब फोकस्ड हो जाते थे। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने इंटरव्यूज़ और टॉपर्स वगैरह से इंस्पिरेशन ली या फिर उन्हीं से सीखा है, तो मैम ऐसे कौन से टॉपर्स से आपने क्या सीखा और कैसे मतलब अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट किया? सबसे ज़्यादा अगर हम किसी एक टॉपर की बात करें जिनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, वो थे अनुदीप सर, 2017 के टॉपर। उनकी जितनी भी अगर जर्नी की बात की जाती है या उनका स्टडी मटेरियल है, वो उन्होंने बहुत क्लियरली अपने ब्लॉग में डाला है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था जिसको मैंने फॉलो किया। इसके साथ प्रीवियस ईयर टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज होती थी उनको भी मैंने स्टडी किया था। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS स्कोर,
an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GSU Score is driven by primarily two objectives. One